तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग बोर्ड में पढ़ाते आए हैं और लेकिन अभी आपको एग्ज़ाम आपका कल है या 15 तारीख को भी लगा हुआ है कई लोगों का। तो आप उसी हिसाब से हम आपके लिए पीडीएफ के माध्यम से हम आपके पास क्वेश्चन पहुंचाएंगे, जिससे आप कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसीलिए हम ये पीडीएफ लाए हैं आपके लिए और इसमें ज़बरदस्त आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। जिस तरह से अभी ये है, आप स्पेशली आपके ग्रुप E1 व E2 के लिए है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें आप समझ लीजिए पहले हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं बायो का होगा, जो ग्रुप E1 E2 से है। उसमें हमारा बेसिकली पी उसमें हमारा PCB आते हैं। ये 3 चैप्टर से हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हमारा जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो हमारे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर केमिस्ट्री के आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको बायो की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जिससे आपका अगर पेपर लगा हुआ है तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा यौगिक वुड्स अपक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला इसका आंसर आप जैसे टिक भी लगा हुआ है, आप CH4 होगा। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मेथेन। इसे मेथेन भी कहते हैं, इसका नाम है मेथेन। तो उस हिसाब से आप समझ गए होंगे, ये हो गया हमारा इसका पहला आंसर। और मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें टिक भी लगा होगा, ताकि आप एक बार में आंसर को तैयार कर सकें। ओके। और क्योंकि आपका पेपर अभी कल या 15 तारीख को जो भी है, तो आप समझ लेना कि अभी आपको इस टाइम प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अगर आपको बेसिक से जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। तो हमारे चैनल पे आपको पूरी डिटेल वीडियो भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बेसिकली प्रैक्टिस बेस्ड बनाया गया है, जिससे आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आंसर भी मिलेंगे, आप केवल एज ए रिवीजन इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है OH CH के ऊपर कि विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है। तो इसके जब विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो एसीटोन बनता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एसीटोन का फार्मूला क्या होता है। अगर आपको एसीटोन का फार्मूला नहीं पता है, तो एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। ये होता है हमारा एसीटोन का फार्मूला। अभी आपको जो भी डाउट हो आप बताना। मैं आपको यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे इस पे। और यकीन मानिए अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट कर लिया तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पर। ये लिखा हुआ है टॉलन अभिकर्मक है। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है? तो ये अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन है। आप इसको बस रिवीजन, मैं अभी इसको 100 क्वेश्चन कराने हैं तो वीडियो इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा, मैं स्पीड में ले चलूंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोटीन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्रोटीन में मुख्य रूप से CHO एवं N मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब अगला क्वेश्चन है, ट्राइटेरियम के नाभिक में होते हैं। ट्राइटेरियम का जो नाभिक होता है उसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो ट्राइटेरियम में 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन इतना होता है। अब इसको बस याद करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। हीलियम का स्पेक्ट्रम समान रूप से प्रत्याशित है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए। हीलियम का किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए है। हीलियम का किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए है, याद रखना। अब PCl5 में P संकरित है। अब इसमें इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल से बता सकता था, लेकिन इस तरह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 100 क्वेश्चन मुझे कराने हैं और लगभग हर एक चैप्टर से हर एक तरह के क्वेश्चन कराने हैं, तो आपको स्पीड में ले चलना पड़ेगा। मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप चैनल पर विजिट करिए और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे। अभी ये 7वां क्वेश्चन था, PCl5 में P संकरित है sp3d के रूप में। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रैग समीकरण है। अगर ब्रैग समीकरण हमसे पूछ रहा है तो ये लिखा हुआ है, आपने ये नहीं पढ़ा होगा, नाम नहीं सुना होगा, आप इसको याद रख लेना, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में दुर्बलतम क्षार क्या है। दुर्बलतम क्षार पूछ रहा है
भाई जिसकी क्षारकता जो क्षार में सबसे दुर्बल होगा वो है हमारा कौन, Cl। क्लोरीन में जब माइनस लग जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, दुर्बलतम क्षार। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। गिब्स गिब्स मुक्त ऊर्जा गिब्स मुक्त ऊर्जा जी, एंथैल्पी एच एवं एंट्रोपी एस। एंट्रोपी एस है, परस्पर संबंधित है। ये आप समझ सकते हैं, ये एक तरह से फॉर्मूला पूछ रहा है। जो हमारी गिब्स मुक्त ऊर्जा जी होती है और एंथैल्पी एच एवं एंट्रोपी एस में जो संबंध है वो हमसे पूछ रहा है। तो आप ये याद रखना, जी बराबर एच माइनस टी एस। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने पढ़ा भी होगा पहले। अब यह अभिक्रिया दी हुई है 2N2O5 में, ये चिन्ह लगा हुआ है 2N2O4 प्लस O2। तो यहाँ पर हमें समझना है कि अभिक्रिया किस तरह की है। द्विअणुक एवं द्वितीय कोटि की एक अणुक, इकाई अणुक एवं प्रथम कोटि की, द्विअणुक एवं प्रथम कोटि की, द्विअणुक एवं शून्य कोटि की। तो ये हमारी कैसी है, द्विअणुक एवं प्रथम कोटि की। आप इसको रिवीजन के पर्पज में मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। अभी हमारा ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है, किस लिए करा जाता है, परिपथ पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो ये आप याद रखना, इस तरह से ये हो जाएगा आंसर इसका। अभी पाइराइट एस्को को गर्म करके गंधक को हटाना क्या कहलाता है, ये होता है हमारा भर्जन। अभी यहाँ अगला है क्वेश्चन, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस की आयनी त्रिज्या निम्नलिखित में से किस क्रम में होंगी। तो सबसे ज्यादा आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे ज्यादा के की होती है, उसके बाद Na होगी, उसके बाद लिथियम होगी, ये आप याद रखना। ये है हमारी किस, ये हमारी है, प्लस प्लस लगा देना, इस तरह से आएगा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा हमारा लिथियम के लिए। ये वाला क्वेश्चन आयनिक त्रिज्या पूछ रहा था किस क्रम में होंगी, तो सबसे ज्यादा किसकी, पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर लिथियम की होंगी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये हमारा 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर है। निम्नलिखित यौगिकों में सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है, तो P2O5 सर्वाधिक अम्लीय होगा। आप ये समझ लीजिए यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ये है हमारा, अलग अलग ऑप्शन आपको दिखेंगे और आप आसानी से फाइंड कर पाओगे। मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए लाया हूँ बेसिकली कि आपको इससे पेपर का लेवल पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सा संक्रमण तत्व का है। तो ये है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और ये 4s2, ये है हमारा। ये आप याद रखना, ये आप अगर याद रखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो अब संक्रमण तत्व पूछ रहा है, संक्रमण तत्व में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आखिर क्या क्या होता है उसके अंदर। तो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक भी बनाता है, इसकी संयोजकता परिवर्तनीय होती है तथा डी कक्षक अपूर्ण होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व। अभी ये अगला क्वेश्चन है, K3Al C2O4 का होल थ्राइस का IUPAC क्या नाम होगा। ये इसका नाम पूछ रहा है, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेट एल्यूमिनेट थर्ड। इसका IUPAC नाम ये होगा। हमने IUPAC पर एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, और इसमें अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो IUPAC आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन ये वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 100 क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए आप सीधे इसको समझ लिए किस तरह से होगा ये। निम्नांकित में से कौन ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर सी नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सबसे पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आपको कितना आ रहा है, उसके बाद में आप प्ले करके आगे की जानकारी ले लीजिए, ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी संकर है, सर्वाधिक स्थायी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें ये वाला भी याद रखना, इस तरह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये क्वेश्चन इस तरह से आंसर टिक कर देना, तो ये आप आसानी से कर लोगे। अभी आते हैं अगले नंबर पे। अभी ये दिया हुआ है 4N विलियन के 50 मिलीलीटर में 1N विलियन प्राप्त करने के लिए पानी का कितना आयतन मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे 4N विलियन दिया हुआ है, 50 मिलीलीटर में 1N विलियन प्राप्त करने के लिए पानी कितना आयतन मिलाना होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमारे प्लेलिस्ट के वीडियो देखने पड़ेंगे। केमिस्ट्री के लिए हम लोगों ने एक अलग से, लेकिन अभी यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो इस वजह से मैं आपको पूरा सोल्यूशन नहीं बता सकता। अभी ये देखिए अगला क्वेश्चन है, NaCl तथा
K2Cr2O7 के मिश्रण को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? CrO2Cl2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, CrO2Cl2 ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं, और ये कहाँ गया? 22वां था ये हमारा, ये 23वां। आयुपेशी नामकरण पद्धति के अनुसार पूछ रहा है इसका नाम क्या होगा। तो आयुपेशी का ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं, इससे भी बहुत ही टिपिकल जो क्वेश्चन आते हैं आयुपेशी से रिलेटेड, जिनका नामकरण पूछता है, तो वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर करा रखे हैं आपके लिए। तो ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन। चलिए, OH लगा है तो ऑल ग्रुप आ जाएगा, CH3 है तो मेथिल हो जाएगा। आसानी से आप जहाँ से कार्बन संख्या सबसे ज़्यादा हो रही हो, जहाँ पर कार्बन की संख्या ज़्यादा हो रही हो, तो वहाँ से आप गिनती चालू कर देना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी एल्केनो का सामान्य सूत्र पूछ लिया, इससे आसान क्या हो सकता है आपके लिए। अभी इसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कभी कभी। इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है CH4, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया आपके लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। तो अभी हम लोग आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमारी ये रिएक्शन ये बारे में पूछ रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर समझ लीजिए आप, शुष्क ईथर विलयन में मेथिल आयोडाइड तथा सोडियम धातु की अभिक्रिया से जो एथेन बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा, तो आप ये समझ लेना, ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये होती है वुड्स अभिक्रिया। इसके अलावा यहाँ पर जो अभिक्रिया दी हुई है, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, कोल्वे अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया, ये तीनों, ये कुल मिलाकर आप ये चारों रिएक्शन याद कर लेना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है केमिस्ट्री में। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये 26 नंबर क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर किसी ताप युग्म की ताप विद्युत शक्ति शून्य हो जाती है क्या कहलाता है? मान लीजिए कोई ऐसा टेम्परेचर पूछ रहा है जिसमें ताप युग्म की ताप विद्युत शक्ति शून्य हो जाती है, मतलब जहां पर हमारा ताप 0 हो जाता है, तो वो होता है हमारा उदासीन ताप। ठीक है, ये 26 नंबर क्वेश्चन था। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पर, किसी अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण y बराबर a sin 2 पाई, और ये ब्रैकेट में स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। तो अभी आपको ये नहीं पता, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कैपिटल टी होता है, ये वाला कैपिटल टी, ये जो कैपिटल टी होता है, ये होता है हमारा आवर्तकाल। ये जो होता है टी आवर्तकाल होता है, और यहाँ जो लैम्डा होता है ये हमारी तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ए होता है, क्या होता है? ये होता है ए हमारा आयाम। तो ये हो गया इसका। अभी यहाँ पर पूछ रहा है कण का अधिकतम वेग तरंग वेग का 4 गुना होगा। तो जो हमारा कण का जो वेग होगा वी मैक्स पूछ रहा है, तो आप इसको आसानी से हल करना, वो आपका हो जाएगा आसानी से। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस में kx। ठीक है, जो वेग होता है वो होता है k बटे ओमेगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो, इसको आप समझ लेना। वी मैक्स जो है इस तरह से, यहाँ आप इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी यहाँ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने सॉल्व करा सकता। अभी ये देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत व्यवस्था में प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? ये हमसे पूछ रहा है कि जो अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत की जो व्यवस्था में प्रतिरोधों का अनुपात होता है वो क्या होता है। तो आप याद रखना 1:10⁴ होता है। अभी इसको कई बार इस तरह से भी हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए इसको इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻⁴ बात एक ही है, आप जैसे समझ लो। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा। अभी आते हैं अगला क्वेश्चन, एक स्पर्श या धारा मापी में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो विक्षेप 30 डिग्री आता है तथा 60 विक्षेप पर प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? तो आप इसके लिए फॉर्मूला आप सिंपल याद कर सकते हो, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप तैयार रख लेना। अभी यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, 3 प्रिज्म 1 2 3 प्रिज्म कोण 60 है, परंतु उनके अपवर्तनांक इतने 1.4 1.5 और 1.6 दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आते हैं, यदि डेल्टा 1 डेल्टा 2 तथा डेल्टा 3 उनके कोणीय विचलन हो, तो फिर पूछ रहा है कि मतलब इनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो आप ये याद रखिए कि अपवर्तनांक 1.4 1.5 1.6, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो भी हमारे 1 2 3 3 प्रिज्म है, यहाँ पर इसका जो थर्ड नंबर का है उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है यहाँ पर उसका और ये जो प्रिज्म कोण है ये सबके लिए कॉमन है,
त्रिज्या में कौन सबके लिए कॉमन है, लेकिन अवाया अपवर्तनांक तीनों के लिए अलग अलग है, 1.4, 1.5 व 1.6 है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि डेल्टा वन एवं डेल्टा टू व डेल्टा थ्री उनके कोणीय विचलन है, तो जिनका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उनके लिए विचलन सबसे ज़्यादा होगा। तो डेल्टा थ्री बड़ा होगा डेल्टा टू से और डेल्टा टू बड़ा होगा डेल्टा वन से। ये हो गया इसका। अभी यहाँ पर ये आते हैं 20 फेरों वाली 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की प्रत्येक कुंडली में 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। इसे 1.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बहुत बढ़िया, आप निकाल देना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अगर निकालना है P बराबर Q इंटू 12, उससे भी निकाल सकते हो, बाकी आप अपने आप कर लेना। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 ओम प्रतिरोध के बंद परिपथ में संलग्न चुंबकीय फ्लक्स फाई वेबर में समय टी सेकंड के साथ बदलता है। फाई बराबर, बहुत आसान क्वेश्चन है। इतने प्रेरित विभव बल निकालना है, इसका आप सिंपल अवकलन करोगे तो आएगा यहाँ पर 10t-4 आएगा। टी की जगह आप ये सेकंड रख देना वैल्यू, तो सिंपल आंसर डी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेना। किसी एसी स्रोत की वोल्टता समय टी के साथ v बराबर 120 साइन 100 पाई टी इंटू कॉस 100 पाई तीन द्वारा दर्शाई जाती है, तो महत्तम वोल्टता तथा आवृत्तियां क्या होंगी। तो आपको मैं बता दूं, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी करके फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर ये जो 120 होती है, ये होती है हमारी क्या शिखर वैल्यू होती है। अगर हमें इसमें महत्तम वोल्टता पूछ रहा है तो हमारी 120 हो जाएगी, आवृत्ति हमारी हो जाएगी 100। तो इस तरह से आप ये कर लेना। एक मिनट, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, तो हाँ ये v बराबर ये हमारे इसका आधा कर देंगे, तो फिर यहाँ पर 60 वोल्ट 100 हर्ट्ज आ जाएगा आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी यहाँ पर देखते हैं, एक स्लैब तांबे तथा पीतल की समान मोटाई की दो समांतर चादरों से बना है, इनकी ऊष्मा चालकताओं का अनुपात 4:1 है। यदि तांबे का स्वतंत्र पृष्ठ 100 डिग्री सेल्सियस तथा पीतल का स्वतंत्र पृष्ठ 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो, तो अंतः पृष्ठ पूछ रहा है क्या होगा। देखिए उष्मा चालकता से रिलेटेड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखे हैं आपके लिए। अभी आप अगर प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको सिंपल वहाँ पर केमिस्ट्री के वीडियो और ये फिजिक्स का वीडियो भी आपको मिल जाएगा आसानी से। वहाँ पर आपको इतना कुछ ऑलरेडी करा रखा है कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप ये समझ लीजिए कि जो भी 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको 70 to 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और कोशिश करना है कि ज़्यादा क्वेश्चन आप गलत ना करें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके एग्जाम में नंबर कम आएंगे, जिससे आपको अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करिए, सॉलिड करिए, एक्यूरेसी आप अच्छी रखिए। अभी आते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। एक प्रपात में जल 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है, यदि जल की समस्त गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है तो जल के ताप में क्या वृद्धि होगी। तो इसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है, mgh बराबर ml लगा देते हैं, तो यहाँ से l आप गुप्त उष्मा लगा दोगे, h ऊंचाई दिया हुआ है, ताप में वृद्धि डेल्टा टी आप निकाल लेना आसानी से। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी ये दिखा हुआ 36 नंबर। 1.1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 1000 न्यूटन प्रति मीटर बल नियतांक वाले स्प्रिंग से लटकता है। स्प्रिंग का दूसरा सिरा कसा है तथा स्प्रिंग को संपीड़ित करने के पश्चात विराम पर आ जाता है, तो स्प्रिंग का संपीड़न क्या होगा। तो आप इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा। इसका सेकंड नंबर हो जाएगा 1.1 मीटर हो जाएगा आंसर। अभी ये हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है। यह है, पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान पृष्ठ का पर मान का आधा होगा। ये पूछ रहा है जो गुरुत्व जनित त्वरण है जी, उसका जो पृष्ठ पर मान होगा वो कब आधा हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा कि जो फार्मूला होता है ऊंचाई बढ़ने पर, आप जानते हैं ये त्वरण कम होता है, तो जो जी डैश होता है, आपको ये वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जो जी डैश होता है वो जी अपॉन में 1+h अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये अपॉन में आता है, ठीक है। अभी आप ये फार्मूले से आप आसानी से समझ जाना कि जो जी डैश होता है जी अपॉन 1+h अपॉन आर का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उतना ही जी डैश कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये होगा बाद वाला और ये होता है पहले वाला, ठीक है। तो आप इस तरह से फार्मूला यूज करके ये क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लिखा हुआ है, किसी तार का प्रतिरोध ताप गुणांक इतना दिया हुआ है 0.00125 प्रति डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, तो किस तापमान पर इसका प्रतिरोध 2 ओम होगा।
तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आप सिंपल, आपको प्रॉपर्टी एक याद रखनी है। अगर किसी भी तार का ताप प्रतिरोध ताप गुणांक दिया हो और 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध है 1 ओम दिया हो, तो किस किस तापमान पर इसका प्रतिरोध 2 ओम। बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप खुद कमेंट करिए और बताइए और इसको खुद हल करिए। इसका आंसर नंबर बी है। ठीक है, अभी आते सेकंड, ये 39 नंबर है। एक रेल का इंजन किसी पहाड़ी की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। यह 600 हर्ट्ज आवृत्ति की सीटी बजाता है। ध्वनि की चाल इतनी है, इंजन के चालक द्वारा सीटी की गूंज प्रक्षेपित आवृत्ति क्या होगी। इसका ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन जो आता है हमारा, उसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, एन डैश बराबर, ये होती है वी प्लस वी नॉट अपॉन में प्लस माइनस वी प्लस माइनस वी एस इंटू ये एन। ये होती है आवृत्ति, कौन सी, आभासी आवृत्ति, ये होती है पहले वाली आवृत्ति। तो ये वी एन डैश बराबर वी प्लस वी नॉट अपॉन में वी प्लस माइनस वी नॉट। ये प्लस माइनस किस लिए लगता है, अगर मान लीजिए ये जो वी एस होता है ये श्रोता के लिए होता है, और ये ओ होता है, ये होता है किसके लिए, प्रेक्षक के लिए। अगर प्रेक्षक स्थिर है तो हमारा ये जीरो हो जाएगा, अगर स्रोत स्थिर है तो फिर ये हमारा हो जाएगा जीरो। ये हमारा क्या श्रोता, ये है स्रोत। एस सोर्स के लिए है, ओ ऑब्जर्वर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस माइनस हम इसलिए लगाते हैं जब ये अगर कोई भी चीज, ये ध्वनि के लिए होता है। ध्वनि की जो चाल होती है वी 330 मीटर प्रति सेकंड आप रखना है। अगर ये उस हिसाब से आप ये समझ लेना कि अगर दोनों लोग एक ही दिशा की ओर गतिमान है तो यहाँ पर माइनस आएगा, अगर विपरीत गतिमान है तो प्लस आएगा। बस ये याद रखना है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। उस तरह से ये वाला फार्मूला आप यूज करोगे तो हमें प्रेक्षित आवृत्ति चाहिए, एन डैश निकालना था, 330 दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, बस यहाँ पर चाल भी दी हुई है, आप सीटी भी दी हुई है, तो आप प्रेक्षित आवृत्ति आसानी से निकाल सकते हो। किसी गैल्वेनोमीटर में बेलनाकार छोटा नरम लोहे का टुकड़ा रखते हैं, जिससे जिससे क्या कह रहा है, पढ़िए चारों ऑप्शन आप पढ़िए। लिखा हुआ है, एक समान त्रिज्या का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, कुंडली का स्थायी विक्षेप हो, उपरोक्त सभी। तो ये है हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। कह सकते हैं कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी गैल्वेनोमीटर के लिए, तो आप सिंपल उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ये जो चारों चीजें हैं हमारी, ये तीनों प्रॉपर्टी हमारी होती है गैल्वेनोमीटर में। तो आप ये आसानी से टिक कर सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये लिखा हुआ, 2 हेनरी का प्रेरक तथा 10 ओम का प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। धारा की प्रारंभिक परिवर्तन की दर क्या होगी। जो धारा के प्रारंभिक परिवर्तन की दर पूछ रहा है, डेल्टा टी पूछ रहा है, कहने का मतलब है कि डेल्टा टी पूछ रहा है, ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ 2 हेनरी का प्रेरकत्व दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है 5 वोल्ट की बैटरी के साथ दिया हुआ है, श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर प्रति सेकंड। आपको यहाँ पे याद रखना, देखिए मात्रक दिया हुआ एम्पियर प्रति सेकंड, तो समझ जाना कि सेकंड से हमें भाग देना ही है, नीचे पर सेकंड आएगा। एक अपचाई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को घटाकर 11 वोल्ट कर देता है। प्राथमिक कुंडली में 5 एम्पियर तथा द्वितीय कुंडली में 90 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी। ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए देखिए 2 फार्मूले होता है। आप अगर चाहते हैं पूरा सॉल्यूशन इसके लिए, तो आप प्लेलिस्ट देखिए, हमारे चैनल पर विजिट करिए। मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि अभी मुझे 100 क्वेश्चन कराने हैं और भी मैं 42 क्वेश्चन ही करा पाया हूँ, और काफ़ी लंबा ही वीडियो हो जाएगा फिर भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर 90% आएगा, आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। आसान बहुत क्वेश्चन है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप आसानी से कर सकते हो। अभी आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। किसी बिंदु एक्स वाई जेड मीटर में है, पर विद्युत विभव V बराबर 4x² वोल्ट द्वारा दर्शाया जाता है। 1 मीटर 0.02 मीटर ये दिया हुआ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का वोल्ट मीटर में मान पूछ रहा है। तो एक्स वाई जेड मीटर में दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है। जो यहाँ पर V बराबर 4x² वोल्ट द्वारा दर्शाया गया है, जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे यहाँ पर, तो हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो एक्स एच की ही आएगी। बाद में ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इस तरह से ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे आते हैं अगले नंबर। एन समान गोलों की एक ही विभव पर आवेशित किया जाता है, वे एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो बड़ी बूंद का विभव। ये क्वेश्चन यकीन मानिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर अगर फिजिक्स आती है तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है तो आप आसानी से पहले इसको कर लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप कर लेना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ क्वेश्चन। किसी गैस में ध्वनि की चाल Vs उसी ताप पर उसके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप समझना कि उसी ताप पर अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल Vrms का अनुपात पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये आप इसके लिए फॉर्मूला एक होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप याद रखना कि अंडर रूट वाई अपॉन में 3 दिया हुआ है, इसको आप आसानी से कर लेना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एम द्रव्यमान का एक पिंड अल्फा कोण वाले खुरदरे नत तल के नीचे की ओर फिसल रहा है, यदि म्यू घर्षण गुणांक हो तो पिंड का त्वरण क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप याद रखना कि ये जो म्यू होता है घर्षण गुणांक होता है। और अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो म्यू होता है घर्षण गुणांक, यहाँ पर आप मैं बता दूं कि घर्षण गुणांक जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है जिसे कहते हैं म्यूएस, और एक होता है गतिक घर्षण गुणांक जिसे कहते हैं म्यू के। और हमने ऑलरेडी घर्षण पर एक वीडियो बना रखा हुआ है, आप अगर वो घर्षण वाला वीडियो देख लोगे तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो घर्षण ये म्यूएस होता है, ये हमारा स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है, और म्यू के होता है गतिक घर्षण गुणांक। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, जो जो घर्षण कोण होता है वो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा, एक मिनट, टेन थीटा ये होता है, ये किसके बराबर होता है, म्यू एस के बराबर होता है। अगर हमसे म्यू एस की वैल्यू देगा और टेन थीटा पूछ लेगा तो हम लोग एंगल निकाल सकते हो, वहां से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन ये। और हाँ एक बात बता दूं कि हम लोगों ने पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आपके सभी डाउट हम क्लियर कर सके, और आपको किस तरह से एग्जाम में पेपर करना है, लिखना है, तो वो सारी चीज़ें हमने अभी कई वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो देख सकते हो। और अभी हमने कल ही एडमिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी दी है, आप वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक दोलन चुंबकत्व मापी में प्रयुक्त क्षण को गर्म करने का उसका चुंबकीय आघूर्ण 19% कम कर दिया जाता है, तो चुंबकत्व मापी का दोलन काल क्या हो जाएगा। तो चुंबकत्व मापी का जो दोलन काल होता है, आप ये पहले याद रखना है, अगर चुंबकीय आघूर्ण को अगर हम 19% कम करेंगे तो जो चुंबकत्व मापी का दोलन काल होता है ये होता है हमारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये सिंपल सा है कि अगर वो कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, पहली चीज। अगर वो कम है तो ये दोलन काल हमारा बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज है कि अगर वो 19% कम होगा तो 11% बढ़ेगा, ये भी आप याद रखना। तो ये हमारा इसका आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। तो अभी हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आता है दो इलेक्ट्रिक हीटरों के एक तार एक ही पदार्थ के बने हैं तथा एक माप के हैं। एक बार उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, दूसरी बार उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अगर एक ही पदार्थ के बने हैं तो देखिए जो ऊष्मा का अनुपात होता है, इस पर भी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा हो। जो H बराबर होता है I²RT, ये कब के लिए होता है, ये जो जब होता है जब हमारी धारा जो होती है अगर कांस्टेंट होती है, अगर धारा कांस्टेंट है। लेकिन एक होता है H बराबर, ये होता है I²RT, ठीक है। H बराबर होता है, एक होता है V² अपॉन में R इंटू T, एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के लिए अनुपात निकालेंगे तो आप आसानी से इसको फाइंड कर लेना। ये होता है जब यहाँ पे जब हमारा विभवांतर जो होता है कांस्टेंट होता है, उसके लिए ये हमारा हो जाएगा। क्योंकि ये हुआ इसी से रिलेटेड, जब हम लोग I बराबर V अपॉन R रखेंगे तो हमारा यही वाला ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन आपको दोनों चीजें याद रखनी पड़ेगी, कई बार धारा कांस्टेंट करने को कहेगा, कई बार विभवांतर कांस्टेंट करने को कहेगा, तो ये चीजें आप समझ लेना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी आते हैं ये 49वां क्वेश्चन है। एक तारा पृथ्वी से इतने 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग दूर जा रहा है, यदि स्पेक्ट्रमी रेखा का तरंग दैर्घ्य इतना हो तो डॉपलर का विस्थापन क्या होगा। तो डॉपलर के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, काफी कुछ बता रखा है। अब अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख लेना। अभी ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है 1.9 एंगस्ट्रॉम लाल भाग की तरफ होगा। देखिए मुझे आपको पूरा सोल्यूशन देने का मन तो कर रहा है, लेकिन मैं सच बताऊं तो अभी ज़्यादा एग्जाम में टाइम नहीं है अभी, और आपके लिए अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सभी चीज़ें पढ़नी है, और उस हिसाब से आप ये समझ लेना कि आपको ज़्यादा रिवीजन करके जाना है, प्रैक्टिस करके जानी है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन वहाँ पर डाउट की वजह से अक्सर गलत कर देते हैं। अब आते हैं 50वें क्वेश्चन में। चित्र में प्रदर्शित व्यवस्था में द्रव्यमान m के ऊर्ध्व दोलनों का आवर्तकाल पूछ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये एक कोई
स्टैंड है यहाँ पर, एक मिनट, ये यहाँ पर एक स्टैंड है, ये देखिए ये स्टैंड है, यहाँ पर ये स्प्रिंग लटकी हुई है। तो यहाँ पर आप इस देखिए, यहाँ पे ये स्प्रिंग है और यहाँ पर ये एम द्रव्यमान का ये पिंड है, ये वाला पिंड है। आप इसको देखिए, यहाँ पर अब देखिए, इसको अगर हमसे पूछ रहा है अभी, इसका आवर्तकाल पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर दोलनों के लिए आवर्तकाल पूछ रहा है। तो इसका जो आवर्तकाल होगा, वैसे आवर्तकाल के ऊपर भी एक वीडियो बना है, टी बराबर जो होता है 2 पाई अंडर रूट L/G, ये एक फार्मूला होता है, ये होता है सरल गोलों का आवर्तकाल, और इसके ऊपर भी हमने काफी कुछ पढ़ा रखा है। तो लेकिन अब आप इसका आंसर आप सीधे याद रखिए, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट M/K1 + K2 हो जाएगा। K1 K2 क्या है, ये है हमारे बल नियतांक होते हैं स्प्रिंग के। K1 या इस यानी स्प्रिंग का बल नियतांक है, और K2 ये बगल वाली स्प्रिंग का बल नियतांक है। तो ये आप याद रखना। अब आते हैं यहाँ से हमारे शायद फिजिक्स, हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अभी आते हैं बायो क्वेश्चन पर। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ, अभी मैं आपको बता दूं कि जो बायो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा हमें कोई चीज़ें समझनी नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस वजह से आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, केवल आप चीज़ों को पढ़िए, उसको आप रट लीजिए और आप इसको याद रखिए कि एग्जाम में अगर आया तो मुझे क्या क्लिक करना है, कौन सा आंसर टिक लगाना है, तो आप उस हिसाब से आप इसको समझते चलिए। बस अभी आपको कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप क्वेश्चन समझिए और आंसर को देखिए, किस तरह से आंसर को रिलेट करिए, किस तरह से आंसर हम लगा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी क्रॉस में जनकों में से एक जनक के माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन किया जाता है, वह जनक जिसमें उत्परिवर्तन हुआ नर है। अब F2PD में पृथक्करण के दौरान उत्परिवर्तन पाया जाएगा, किसी भी संतान में नहीं पाया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रख लेना। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए अभी यहाँ पर लिखा हुआ है 52 नंबर क्वेश्चन, जब एक स्वच्छ जली संकुचनधानी युक्त प्रोटोजोआ को समुद्री जल से भरे गिलास में रखा जाता तब संकुचनधानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद बताना पड़ेगा, ये मैंने बताऊंगा आपको। इस क्वेश्चन पे आप कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों ने कमेंट करा। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 53 नंबर। ये रहा 53 नंबर क्वेश्चन। अब ये देखिए, रासायनिक रूप से हार्मोन्स में क्या होता है। अभी आपने अगर इंटर में हार्मोन्स के बारे में पढ़ रखा है या फिर नहीं पढ़ा है, तो आप हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, आप देख लेना। रासायनिक रूप से हार्मोन क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन, स्टेरॉयड तथा बायोजेनिक एमीन होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो अब आते हैं ये हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर B12 पाइनेसिस सफलता, ये बिल्कुल सही है। B6 में भूख नहीं लगती, B1 में बेरी बेरी होता है, आपको मालूम होगा। B6 में भूख ना लगना, ये भी मालूम होगा। लेकिन विटामिन B2 में प्लेग्रा ये नहीं होता, ये गलत है। ये वाला क्वेश्चन, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, D नंबर, ये हमारा गलत हो जाएगा, आप इसको समझ लेना। अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ड्यूरेनियम में ब्रूनर ग्रंथियों में से कौन से में से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। तो काइनेज, हिस्टोजन, ये तो होते नहीं है। ठीक है, अभी स्क्रिटिन, कोलिस्टोकाइनिन ये होता है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं अभी बायो में ज़्यादा समझाना नहीं है, तो मैं आज आपको स्पीड में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं। तो आप स्पीड में देखिए और समझते चलिए। संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, हेपेरिन एवं हिस्टामिन पाया जाता है। सारे ऑप्शन देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, डाउट ना रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में, कैंसर कोशिकाएं विकिरणों द्वारा सामान्य कोशिकाओं की तुलना में जल्दी नष्ट हो जाती हैं क्योंकि इनमें भिन्न संरचना होती है। इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, पेशी संकुचन हेतु आवश्यक एटीपेस एंजाइम पाया जाता है मायोसिन में। ठीक है, पेशी संकुचन हेतु आवश्यक एटीपेस एंजाइम पाया जाता है मायोसिन में, ये भी याद रखना। ऑप्शन से आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ते चलिए और याद केवल जो ऑप्शन सही है वही आंसर आप याद रखिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर सारे पढ़ लीजिए, हमें केवल ये देखना है सम्मिलित नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखिए कि कौन सा किसके साथ रिलेटेड है। तो ये हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ग्लोसिना पाल्पेलिस निद्रा रोग, बिल्कुल सही। क्यूलेस पाइपिन्स फाइलेरिया, बिल्कुल सही। एडिस इजिप्ट
पीत ज्वर, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, एनाफिलीज क्यूलीफेजिज, ये दिया हुआ है लिशमानिया, लिशमानिया, तो ये हमारा गलत है। अब यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये एक 60वां क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रतिजीवी, बिल्कुल सही है ये। अब ये सिरेटिया औषधीय लत, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सिरेटिया औषधीय लत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका। और ये सी और डी, ये जो ऑप्शन नंबर सी है और ये डी है, ये बिल्कुल सही है। ये आप याद रखना, हमें आंसर इसमें चाहिए था, हमें इसमें फाइंड करना था कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो जो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, उस हिसाब से ये सारे सही है। तो इसका आंसर हमारा सिरेटिया औषधि लत हो जाएगा। यहाँ पर हमें ढूंढना था कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर बी है, क्योंकि बी इससे साथ रिलेटेड नहीं है। अब आता है ये अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया जो जलीय फन एंजुला के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, निम्न में से कौन है? कौन सा है? एनाबिना, ठीक है, ये याद रखना। एबीओ प्रकार के रुधिर वर्ग में यदि किसी व्यक्ति के दोनों प्रतिजन उपस्थित हैं परंतु कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं है, तब व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या होगा? ए बी हो जाएगा। ये भी याद रखना। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते चलिए और आंसर देखते चलिए। उत्परिवर्तन की क्रिया में जब एडी एडेनिन का प्रतिस्थापन ग्वानिन द्वारा होता है, तब ये कहलाता है, क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। वह बीजांड जिसमें वक्रता कारण बीजांडकाय तथा भ्रूण कोश बीजांडवृत्त में समकोण स्थित होता है, कौन सा होगा? हेमिट्रोपस, ठीक है। मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अन्य निर्माण समानता होता है, क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में, ठीक। ये वाला आप याद रख लेना। निम्न में से कौन सा हार्मोन इसमें अपरा में स्रावित नहीं होता है? प्लेक्ट्रीटिन हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम 67 नंबर क्वेश्चन में। रुधिर कणिकाओं एवं प्लाज्मा के विश्लेषण हेतु आपको किस मरीज के रुधिर निकालने एवं इसे परख नली में रखने की आवश्यकता होती है? निम्न में से 4 प्रकार की परख नलियां दी गई हैं, इनमें से आप कौन सी परख नली का उपयोग आप नहीं करेंगे? तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है आप कौन सी परख नली का उपयोग नहीं करेंगे। परख नली, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, बाकी सबका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी मरीज के हृदय में पेसर मेकर सामान्य कार्य करने में असमर्थ है, उस समय डॉक्टर को कृत्रिम पेसमेकर के रोपण की आवश्यकता होगी, तब कृत्रिम पेसमेकर के रोपण का केंद्र क्या होगा? साइनो एट्रियल नोड होगा, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, याद रखना आप। कुंजी शिला जाति क्या होती है? कुंजी शिला जाति की स्टोन स्पाइसिस, ठीक है, ये होती है वह जाति जो समुदाय के कुल जैव भार का सूक्ष्म भाग है, परंतु समुदाय के संगठन एवं उत्तरजीविता को अत्यधिक प्रभावित करती है। तो आप इसको याद रखना। कुंजी शिला जाति क्या होती है? वह जाति जो समुदाय के कुल जैव भार का सूक्ष्म भाग है, परंतु समुदाय के संगठन एवं उत्तरजीविता को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से आंसर। अभी आपको लग रहा होगा कि हम काफ़ी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन आपको सच बताऊं तो अभी 100 क्वेश्चन कराने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी वीडियो लंबा हो गया होगा, आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप ये भी समझिए कि आपको भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप टाइम अपना यूज़ करिए, स्पीड में पढ़िए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। अभी आता है डीएनए फिंगरप्रिंट से संबंधित क्या है? तो डीएनए के नमूने के आणविक विश्लेषण से, जो डीएनए में होते हैं, जो डीएनए के नमूने होते हैं, आणविक विश्लेषण, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। जो डीएनए में नमूने आणविक विश्लेषण होता है वो हमारा संबंधित होता है, प्रिंटिंग मशीन वगैरह नहीं होता और कुछ नहीं होता, आप याद रखना। अब निम्न में से किस एंजाइम में तांबा एक सक्रिय के रूप में जुड़ा हुआ है? तो कौन सा एंजाइम है? यहाँ तांबा एक सक्रिय रूप से जुड़ा होता है, तो ये हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, टायरोसिनेज, टायरोसिनेज, ओके। अब यहाँ पे आते हैं 73 नंबर। आर्थ्रोपोड्स में शीर्ष एवं वक्ष प्रायः संयुक्त होकर शिरोवक्ष बनाते हैं, परंतु निम्न में से किस वर्ग में जंतु का शरीर शीर्ष वक्ष एवं उदर विभाजित होता है? कीट वर्ग में। यह एक ऐसा वर्ग है जहाँ पर शीर्ष वक्ष एवं उदर में जो जंतु का शरीर होता है विभाजित होता है, तीन अलग अलग वर्गों में विभाजित होता है, ठीक है। अभी ये समझ लेना। फल मक्खी में दो जीनों ए तथा बी में स्वतंत्र अपव्यूहन के अभाव का कारण क्या है? संलग्नता। अभी मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक बायो के लिए वीडियो नहीं डाला था, लेकिन काफ़ी डिमांड आ रही थी बायो के लिए भी, तो इसीलिए बायो के लिए स्पेशल हम लोग वीडियो लाए हुए हैं, और ये ग्रुप E1 E2 के लिए स्पेशल है।
ग्रुप E1 E2 के अलावा जिन भी ग्रुप में अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री आती है तो उसके लिए भी ये वीडियो उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने 50 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी कराए हैं। तो अब बाकी मैं बायो करा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली ग्रुप E1 E2 के लिए है, तो यहाँ पर बायो क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आप देखते चलिए, घास पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर वर्ष सर्वाधिक होगी? तो ये है इसका सकल उत्पादकता, सकल उत्पादकता। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन में। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट ने, ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट ने H2O से क्रिया कर ली थी, जल से ही क्रिया कर ली थी, तभी भोपाल गैस त्रासदी, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। 1984 की बात है ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन 76 नंबर। पहले जीवाश्मों की आयु का संकलन रेडियो कार्बन विधि और चट्टानों में पाए जाने वाले अन्य रेडियोधर्मी पदार्थों से किया जाता है। आधुनिक तथा अधिक प्रभावशाली विधि जो जैव विकास के काल निर्धारण में उपयोगी की जा रही है। ऑप्शन पढ़ लेना आप। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और जीवाश्मीय डीएनए। तो ये हमारा समझ लेना ESR और डीएनए, ESR एंड डीएनए। तो ये हमारा 76 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर है हमारा सी। में तांबे की जो सांद्रता चिंताजनक समझी जाती है। भाई रुधिर में जो तांबे की जो सांद्रता है, रुधिर में तांबा होता है, उसकी जो सांद्रता, उसका जो कंसंट्रेशन है, अगर वो चिंताजनक है तो वो कितना होगा, वो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा 30 माइक्रोग्राम ये दिया हुआ है, म्यू जी अपॉन में ये 100 ml होगा। ठीक है, इसको आप समझ लेना। अभी आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्रमाण सिद्ध कर सकते हैं कि मनुष्य चिंपैंजी से अन्य होमिनाइड कॉपियों की तुलना में अधिक समानता रखता है? ये पूछ रहा है कौन से प्रमाण सिद्ध कर सकते हैं कि जो मनुष्य चिंपैंजी से, चिंपैंजी भी एक जीव होता है, आप जानते होंगे, से अन्य होमिनॉइड कॉपियों की तुलना में अधिक समानता रखता है। तो लिंग गुणसूत्र, आलिंगी गुणसूत्र तथा माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त डीएनए प्रमाण। एथेंसिस की परिघटना संबंधित क्या होती है? तो एथेंसिस की जो घटना होती है, पुष्प नलिका का खुलना होता है। एथेंसिस की परिघटना संबंधित है पुष्प कलिका का खुलना। आप एक बार याद रख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको सारे ऑप्शन याद बने रहेंगे। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ये दिया हुआ हमारा, मूल की लंबवत काट निचले से ऊपर सिरे की ओर 4 क्षेत्रों में निम्न क्रम में होते हैं: मूल गोप, कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि एवं कोशिका परिपक्वन। ठीक, ये आप याद रखना। अब ये अगला क्वेश्चन हमारा, अनुलेखन के दौरान यदि डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों का क्रम ATACG है, तब mRNA में न्यूक्लियोटाइडों का क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर था हमारा ATACG, भाई ATACG था, यहाँ पर हमारा UAUGC। समझ रहे ना आप? इसको आप याद रखना। इसमें हमारा UAUGC, ठीक है। अभी यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा ATACG। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों का क्रम ATACG होता है। अब आते हैं, वह केंद्र की आनुवंशिकता निम्न में से किसमें उपस्थित जीनों का निर्माण करती है? ये जीनों का परिणाम है। तो हाँ, वही चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक का। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। अब आते हैं, C3 पौधों में प्रकाश विहीन अभिक्रिया के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होगा? तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक, इसका आंसर है क्या? 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक, इसको याद रखना आप। अब आते हैं ये अगला क्वेश्चन, हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है। एक मिनट, यहाँ पर आप यहाँ पे आ जाइए, इधर क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, जीन विनिमय जिसके फलस्वरूप उच्च जीवों में आनुवंशिक पुनः संयोजन होता है, निम्न में से किसके मध्य पाया जाता है? किसी बाइवेलेंट के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। ठीक है, ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो अब आता है 85 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा कथन रेट्रोवायरस के लिए सत्य नहीं है? रेट्रोवायरस में जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में डीएनए नहीं पाया जाता है रेट्रोवायरस के। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? रेट्रोवायरस के जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में डीएनए नहीं पाया जाता है।
तो इसको आप समझ लेना कि ये रेट्रोवायरस के लिए सत्य कथन नहीं है, तो ये कथन सत्य नहीं के लिए होगा। ठीक है, अब बाकी जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सी डी, ये हमारे क्या होंगे, ये सही होंगे। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है। तो ये हमारा जीवाणुओं द्वारा प्रतिरक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में संश्लेषित होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका। अब ये न्यूरल झिल्ली की सुप्तावस्था में सांद्रण प्रवणता क्या होती है। ये दिया हुआ है हमारा न्यूरल झिल्ली की सुप्तावस्था में सांद्रण प्रवणता क्या होती है। तो Na+ कोशिका में प्रवेश करता है, Na+ कोशिका से बाहर निकलता है, तो हमारा इसका आंसर सी है, प्रवेश करता है। इसमें आप समझिए Na क्या होता है, सोडियम होता है, और सोडियम में धनायन लगा है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, और Na+ है तो ये कोशिका में क्या है, प्रवेश करता है। ठीक है, और अभी यहाँ पर लिखा हुआ है 88 नंबर क्वेश्चन, उत्तक उत्वर्धन संवर्धन के दौरान बहुत अधिक संख्या में पादप निर्माण तकनीक क्या कहलाती है। जो पादप निर्माण तकनीक होती है, जो उत्तक संवर्धन के द्वारा, अगर उत्तक संवर्धन के द्वारा अगर बहुत अधिक संख्या में पादप निर्माण हो रहा है, तो ये टेक्निक क्या होती है, ये टेक्निक होती है हमारी माइक्रो प्रोपगेशन की। ठीक है, अब आते हैं 89 क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण हेतु सक्रिय विकिरण निम्न में से किन तरंगदैर्ध्यों के मध्य पड़ती है। तो जो हमारी प्रकाश संश्लेषण है, तो जो सक्रियण के लिए जो विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वो पूछ रहा है क्या होती है, वो होती है हमारी, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 400 से 700 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर आप समझ सकते हो, नैनोमीटर, एक नैनोमीटर में 1 नैनो में कितना होता है, 10⁻⁻9 होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर में, ये आप याद रखना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी ये आपके 89 तक हो गया है। अभी यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन है, हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है, ये है हमारा, इसका आंसर है थाइलेकोइड, थाइलेकोइड पे पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है थाइलेकोइड पे। अब आते हैं, ये 91 क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन विमुक्त करता है ग्लीसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लीसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये आप याद रखना। अब आते हैं कायिक कोशिका के चक्र में। कायिक कोशिका चक्र में क्या होता है, क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है वहां पे, तो उसी के बारे में यहाँ पे। जीवन प्रवस्था के दौरान डीएनए की मात्रा मूल कोशिका से दोगुनी हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता। डीएनए द्विगुणन एस प्रावस्था के दौरान होता है। अच्छा, छोटी अंतर प्रावस्था के बाद लंबी माइटोटिक प्रावस्था आती है, या फिर माइटोटिक प्रावस्था के बाद G2 प्रावस्था आती है। तो हमारा यहाँ पर ऐसा कोई कोई घटना नहीं होती प्रावस्था से रिलेटेड। यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो डीएनए द्विगुणन एस प्रावस्था के दौरान होता है, जो डीएनए द्विगुणन होता है वो एस प्रावस्था के, ऐसी हमारी कई प्रावस्थाएं होती है, लेकिन जो डीएनए द्विगुणन होता है वो हमारा एस प्रावस्था के दौरान होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। वॉकिंग फर्न, पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है वॉकिंग फर्न। अब ये 94 नंबर है, एलाइजा का उपयोग विषाणु की पहचान हेतु किया जाता है, इसमें क्या होता है, एलाइजा का उपयोग विषाणु की पहचान हेतु किया जाता है, इसमें ऐसी कौन सी घटना होती है, तो ये होती है हमारी एल्काइन फास्फोटेज मुख्य अभिकर्मक है। इसकी ये खासियत होती है कि जो एल्काइन होते हैं वो फास्फेटेज के मुख्य अभिकर्मक होते हैं, तो इसीलिए एलाइजा का उपयोग विषाणु पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, भारत में 1960 के दशक में गेहूं उत्पादन की क्रांति का कारण क्या था। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने पढ़ रखा होगा, मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अब ये क्वेश्चन लिखा, भारत में 1960 के दशक में गेहूं उत्पादन की क्रांति का कारण क्या था। तो क्रांति का कारण क्या था, तो ये रहा हमारा इसका आंसर, उत्परिवर्तन, जिनके फलस्वरूप पौधों की लंबाई में कमी हुई। तो जो पौधों की लंबाई में कमी किस लिए करी गई थी, जो उत्परिवर्तन हुआ था, जिनके फलस्वरूप पौधों की लंबाई में कमी कर दी गई थी, यही था हमारा किसके लिए, ये क्रांति थी हमारे 1900 के, ये इसकी इसमें 1960 में जो गेहूं उत्पादन की जो क्रांति थी। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सी क्रांतियां हुई हैं, आपको मालूम होगा, सफेद क्रांति, हरित क्रांति, वो अलग अलग चीजें हैं, आप इसको याद रख लेना। अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 96 नंबर, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी कीट में पीड़कनाशी के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या होता है। रैंडम उत्परिवर्तन होता है, जो उत्परिवर्तन होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, रैंडम होता है। ठीक है,
और इसलिए इसका हो जाएगा, आप इसको याद रख लेना। क्वेश्चन आप एक बार नहीं 2 बार पढ़िए ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि यहाँ पर हम स्पीड से कराते रहेंगे, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके पास भी समय नहीं है, तो आप कम समय में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ कि आप अगर हमारे चैनल में विजिट करोगे तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत कम समय में मान लीजिए 10 से 15 मिनट की वीडियो वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे आपको, और 10 से 15 मिनट की वीडियो में ही आपको हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी दे रखी है। बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाए हैं, कम ड्यूरेशन में ही काफ़ी सारी जानकारी दे दी है। और मैं आपको बता दूं, अभी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको जो भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड वो आप पूछोगे तो हम उसका तुरंत आंसर दे देंगे। तो अभी आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में। किसी जाति के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात सामान्यतः स्थिर होता है? तो इसका आंसर है हमारा G+C/A+T। ये क्वेश्चन आप इसको याद कर लेना। ये क्वेश्चन अभी इसका मैं आपको सॉल्यूशन तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं साइंस आर्ट का हूँ, लेकिन आप ये याद रखिए कि ये क्वेश्चन मैंने देखा है, ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। किसी जाति के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात सामान्यतः स्थिर होता है? G+C/A+T। ठीक है, अभी ये आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में। लाइकेन एक शैवाल एवं कवक का महत्वपूर्ण संयोजन है जिसमें कवक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध रखता है। तो इसका आंसर क्या है? शैवाल के साथ सहजीवी संबंध रखता है। लाइकेन एवं शैवाल एवं कवक का महत्वपूर्ण संयोजन है जिसमें शैवाल के साथ सहजीवी संबंध रखता है। यहाँ पर बहुत सारे संबंध होते हैं, उपरिरोही, परजीवी, मृतोपजीवी, नहीं ये सब कुछ नहीं, सहजीवी संबंध रखेगा। ठीक है, अब आते हैं 99 क्वेश्चन पे। क्लोवर लीफ की पत्ती के समान संरचना निम्न में से किस आरएनए की होती है? तो जो क्लोवर लीफ की पत्ती होती है, क्लोवर लीफ आप जानते होंगे, आप नाम सुन रखा होगा पहले से ही, कि जो इसके समान संरचना जो होती है निम्न में से किस आरएनए की होती है? तो ये आर आरएनए या एजन आरएनए या एम आरएनए या टी आरएनए। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टी आरएनए होगा। अब आते हैं आज की जो आखिरी क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ट्रांसजेनिक पौधों के निर्माण हेतु प्रायः टी आई प्लाज्मिड की आवश्यकता होती है। यह प्लाज्मिड पाया जाता है, यह प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? तो सिंपल इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, एग्रो बैक्टीरियम में ये पाया जाता है। कहाँ पे? ट्रांसजेनिक पौधों के निर्माण हेतु प्रायः टीआई जो प्लाज्मिड होता है ये कहाँ पाया जाता है? एग्रो बैक्टीरियम के निर्माण पाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने आपको 100 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। और आप समझ लीजिए कि यहाँ से अगर आपने ये वीडियो पूरा देख रखा है, आप पेशेंस के साथ अगर आपने ये वीडियो देख रखा है, और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि अभी आपको डाउट अगर कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट करिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमारी कमी बताइए, तो उस हिसाब से हम लोग वीडियो और अच्छे अच्छे डालेंगे। आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और मैं आपको बता दूं कि अभी लास्ट के कुछ दिनों में हमारे चैनल से पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितने वीडियो अपलोड करे गए हैं, पूरे यूट्यूब में किसी ने भी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इतने वीडियो नहीं डाले हैं। और यहाँ पर जितने भी वीडियो हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं और कम समय में, बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। और आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हो। तो अब मिलेंगे, चलिए अब चलते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तो